जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें भी फ्रेंड्स हमने अभी तक हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने हमारी सारी ही वीडियोज़ को देखा होगा, जितनी भी क्लासेस हमने अभी तक की है। वीडियोज़ नहीं देखा है, क्लासेस को आपने नहीं वॉच आउट किया है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी ही वीडियोस प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे सीरीज़ वाइज हमने किया एज इट इज़। वहाँ से जाके आप वीडियोस को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस को वॉच आउट करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। और साथ ही साथ इन वीडियोस को, जितनी भी क्लासेस आप देखते हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे हमारा क्लास 10th का चैप्टर 11 सिलाई किट तथा हाथ व मशीन की सिलाई के बारे में हम जानेंगे। हालांकि सिलाई किट तथा हाथ व मशीन की सिलाई, ये जो टॉपिक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्लास 9th में भी हमने देखा है, 6 to 8 की जो हमने सीरीज़ की है उसमें भी हमने पढ़ा है, बट आज थोड़ा सा हम इसको और एडवांस लेवल पे जानेंगे। और हाँ, इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया है, एक बार उसका फटाफट को एक रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन कुछ ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमने किया है, हमारा जो हम चैप्टर कवर कर रहे थे क्लास 10th का सामान्य संक्रामक रोग, उसमें हमने फ्रेंड उसी ही चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की है, जो कि आज की ही मॉर्निंग क्लास में वो क्लास हुई है। तो प्लीज़ आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, वीडियो वॉच आउट कीजिए, और उस क्लास के माध्यम से आप सामान्य संक्रामक रोग से रिलेटेड हर एक डाउट को अच्छे से अपने क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास, जो कि हमने आज मॉर्निंग में ही की थी, सामान्य संक्रामक रोग के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। और अब चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया, ये हम कर रहे हैं सिलाई किट तथा हाथ व मशीन की सिलाई के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है ना फ्रेंड्स, सिलाई किट तथा हाथ व मशीन की सिलाई किसके अंतर्गत आता है? वस्त्र और सूत विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये जो टॉपिक है वो हमारा वस्त्र और सूत विज्ञान के अंतर्गत इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो ये है हमारा तृतीय खंड, वस्त्र और सूत विज्ञान। आप जैसा जानते हैं, जो भी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने भी अभी एग्ज़ाम दिए हैं, अभी हुए हैं, तो उन सभी को पता है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही ब्रॉड आप कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ये एक पार्ट है होम साइंस का। तो इसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए, इसको करने से पहले देख लेते हैं कि इस पूरे अध्याय में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे घर में सिलाई करने के लाभ क्या होते हैं, सिलाई किट के बारे में जानेंगे, कपड़ों का नाप कैसे लिया जाता है, नाप लेते समय ध्यान रखने योग्य बातें, शरीर के विभिन्न अंगों का नाप कैसे लिया जाता है, वस्त्र विशेष के लिए कपड़ा खरीदना, वस्त्र काटने से पूर्व ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वस्त्र सिलते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। सिलाई के कितने प्रकार होते हैं, हाथ की सिलाई के विभिन्न टाँके कैसे लगाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। साथ ही साथ विभिन्न वस्त्रों की सिलाई किस प्रकार से की जाती है, ये सारे ही टॉपिक हम इस के माध्यम से कवर करेंगे। तो आई होप आपने देख लिया होगा कि इस पूरे अध्याय में हम पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वस्त्रों का मानव जीवन में विशेष महत्व है। वस्त्र मौसम के अनुरूप हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर ठंडी का मौसम है तो उसके हिसाब से हम वूलन वस्त्र पहनते हैं। समर का वेदर है, यानी कि गर्मी का मौसम है, तो उस समय हम कॉटन का यूज़ करते हैं। मतलब वस्त्र जो है मौसम के अनुरूप हम धारण करते हैं।
तथा साथ ही शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ाते हैं। वस्त्रों को सिलाई के माध्यम से विविध रूप प्रदान किए जाते हैं। व्यावसायिक स्तर पर सिलाई का कार्य दर्जी द्वारा होता है, परंतु अधिकांश गृहिणियां घर में ही वस्त्रों की सिलाई का कार्य करती हैं तथा घर में सिलाई के द्वारा धन की बचत करती हैं। तथा छात्राओं व गृहिणियों के लिए सिलाई कला का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देख लेते हैं घर में सिलाई करने के लाभ क्या क्या हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। सिलाई कला का ज्ञान होने पर गृहिणियों द्वारा घर पर ही अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार वस्त्रों की सिलाई व मरम्मत की जा सकती है। यह कार्य पर्याप्त सुविधाजनक तथा लाभदायक भी होता है। घर पर वस्त्रों की सिलाई के निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं देखते हैं। नंबर 1 में है घर पर स्वयं वस्त्रों की सिलाई करने से धन की पर्याप्त बचत होती है। सीधी सी बात है, अगर हम अपने कपड़े खुद घर पे सिल सकते हैं तो जो हम बाहर सिलने के लिए देते हैं दर्जी को पैसा नहीं देने पड़ेगा, और जब दर्जी को पैसा नहीं देना पड़ेगा हम खुद अपनी मेहनत से अपने वस्त्र सिल कर पहन सकते हैं, तो उससे हमारा जो धन है वो बचेगा। नंबर 2 में घर पर सिलाई करने से वस्त्र शीघ्र ही सिलकर तैयार हो जाता है तो दर्जी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अतः घर पर सिलाई करने से समय की भी बचत होती है। तो अगर आप अपने वस्त्र खुद घर पे सिल के पहनते हैं तो अगर आपको कल सपोज़ आपने कोई सूट है खरीदा लिया है और उसको आपको पहनना है, तो अगर नेक्स्ट डे आपको पहन के कहीं जाना है या 2 दिन बाद आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप रातों रात अपना सूट खुद ही सिल करके तैयार कर सकते हैं अगर आपके अंदर सिलाई कला है तो। पॉइंट 3 है स्वयं सिलाई के द्वारा कपड़े की बचत की जा सकती है और साथ ही बचे हुए कपड़े का सदुपयोग भी किया जा सकता है। नंबर 4 घर पर सिलाई करने से किसी पुराने कपड़े को भी अनेक प्रकार से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे रुमाल, थैले, थैलियाँ बनाना आदि। नंबर 5 यदि गृहिणियाँ घर में सिलाई का कार्य करें तो उनके द्वारा अपनी रुचि एवं पसंद का डिजाइन बनाया जा सकता है। नंबर 6 में अपने प्रियजनों के लिए घर पर वस्त्रों की सिलाई करने से विशेष प्रकार के संतोष एवं आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा सिले गए वस्त्र पहनने में भी एक सुखद अनुभूति होती है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, घर पर वस्त्रों की सिलाई के क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब सिलाई किट के बारे में हम जान लेते हैं। सिलाई कटाई के कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों एवं सामग्री को एक साथ संभाल कर एक थैले अथवा डिब्बे में रखा जाता है। इस थैले या डिब्बे को सिलाई सामग्री सहित संयुक्त रूप से सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई किट के लिए प्रयुक्त थैला अथवा डिब्बा किसी मोटे कपड़े, रेक्सीन, लोहे, लकड़ी अथवा मजबूत प्लास्टिक का होना चाहिए, यानी कि जिसमें आप सिलाई का सामान रखते हैं उसका जो डिब्बा होना चाहिए वो रेक्सीन, लोहे, लकड़ी अथवा मजबूत प्लास्टिक का होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम सिलाई किट के लिए आवश्यक सामग्री। नंबर 1 है फीता, इंच टेप या मीट्रिक टेप। फीता या इंच टेप का प्रयोग व्यक्ति के गले, कॉलर व मोहरी आदि का नाप लेने के लिए किया जाता है। यह कपड़े व लचकदार प्लास्टिक का बना होता है जिससे इसको मोड़कर सरलता से नाप लिया जा सकता है। यह 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 150 सेंटीमीटर लंबा होता है जिस पर इंच तथा सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित रहते हैं। नंबर 2 है स्क्वायर, जिसको हम समकोण या गुनिया बोलते हैं। इसका प्रयोग कपड़े पर चिन्ह लगाने व सीधी लाइन खींचने हेतु किया जाता है। समकोण पर चिन्ह लगाने के लिए यह उपयुक्त उपकरण है। नंबर 3 है कैंचियाँ। कपड़ा काटने के लिए छोटी व बड़ी कैंचियों की आवश्यकता पड़ती है। काज आदि काटने के लिए छोटी कैंची तथा वस्त्र काटने के लिए बड़ी कैंची का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 मिल्टन चौक। मिल्टन चौक का क्या प्रयोग करते हैं? यह विभिन्न रंगों व आकारों की टिकियों के रूप में बाजार में मिलती है। इसमें कपड़ों को काटने के लिए चिन्ह लगाते हैं क्योंकि यह धोने पर सरलता से छूट जाती है। गहरे रंग पर भी इसके चिन्ह अच्छी तरह चमकते हैं जिससे वस्त्र को सरलता से काटा जा सकता है। नंबर 5 सुई। सुई का सिलाई किट की आवश्यक सामग्री में विशेष स्थान है। सिलाई किट में 2 प्रकार की सुइयां उपलब्ध होती हैं, हाथ से सिलाई की सुइयां तथा मशीन की सुइयां। मशीन की सुई में नीचे व हाथ की सुई में ऊपर की ओर धागे के लिए छिद्र होता है। तुरपाई, रनिंग व कच्चा करने के लिए बारीक सुई का प्रयोग, मोटे वस्त्र हेतु कम नंबर की सुई का प्रयोग तथा महीन वस्त्र के लिए अधिक नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगेन रिपीट करूंगी मैं। तुरपाई, रनिंग व कच्चा करने के लिए बारीक सुई का प्रयोग किया जाता है। मोटे वस्त्र को सिलने के लिए कम नंबर की सुई का प्रयोग तथा महीन वस्त्र के लिए अधिक नंबर की सुई का प्रयोग उपयुक्त होता है। नंबर 6 धागा। सिलाई किट में विभिन्न रंगों के मजबूत धागे अवश्य रखे जाने चाहिए। धागा सिलाई हेतु एक आवश्यक सामग्री है। जब कोई कपड़ा सिलना हो तो उस समय उसी रंग का
मिलान करके सुई में धागा लगाना चाहिए। नंबर 7 पिन, सिलाई किट में कुछ पिनें भी होनी चाहिए। सिलाई करने से पूर्व कपड़े को सेट करने के लिए पिनें प्रयोग की जाती हैं। इसी उद्देश्य के लिए पीतल अथवा स्टील की बारीक नोकदार पिनें रखनी चाहिए। नंबर 8 है फिंगर कैप या अंगुस्ताना। यह उंगली पर धारण की जाने वाली एक प्रकार की टोपी होती है। इसे तुरपाई, काज या कच्चा करते समय उंगली में पहना जाता है। इसको पहनने में सुई उंगली में नहीं चुभती और उंगली की सुरक्षा हो जाती है। नंबर 9 है कागज, रबर, पेंसिल। वस्त्रों का आकार अथवा खाका तैयार करने के लिए कागज, पेंसिल आदि का उपयोग किया जाता है। रबर द्वारा आवश्यकता अनुसार पेंसिल के चिन्हों को मिटाया जा सकता है। सिलाई के अन्य उपकरण में जिसमें नंबर 1 प्रेस आ गया, प्रेस का उपयोग, मिल्टन क्लॉथ, मेज, सिलाई की मशीन, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेस में देख लीजिए, जिसको हम इस्त्री बोलते हैं। यदि वस्त्र में सिकुड़न हो तो काटने से पहले उस पर प्रेस कर लेना चाहिए। कपड़े सिलते समय सिलाई को दबाने के लिए तथा सिलने के पश्चात भी प्रेस करना आवश्यक होता है। मिल्टन क्लॉथ, नीले रंग का यह कपड़ा कपड़ों की नाप व कटाई को सीखने में प्रयोग किया जाता है। इसे मिल्टन क्लॉथ कहते हैं। इस पर भिन्न भिन्न वस्त्रों का नाप खींचकर सीखा जाता है। ड्राफ्टिंग बांस पेपर या अखबार के कागज पर भी सीखी जा सकती है। मेज, यह बड़ी और समतल होनी चाहिए। इस पर कपड़े को फैलाकर चिन्ह लगाए जाते हैं। इस पर प्रेस भी की जाती है। जो व्यक्ति खड़े होकर काम करने के अभ्यस्त नहीं होते, यानी कि जिनके खड़े होकर काम करने का अभ्यास नहीं होता है, वे चौड़े एवं समतल पटरे का प्रयोग करते हैं, जो लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। नंबर 4 सिलाई की मशीन। तो सिलाई की मशीन 2 प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं, हाथ से चलने वाली और पैर से चलने वाली। सिलाई मशीन जितनी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती उतनी उसकी देखभाल जरूरी होती है। सिलाई मशीन की देखभाल की मुख्य बातें निम्नलिखित है। नंबर 1 सिलाई मशीन लोहे की बनी होती है, अतः इसे धूल, मिट्टी, धूप तथा बरसाती हवा से बचाना अत्यंत आवश्यक। नंबर 2 मशीन को तेल डालकर उसे साफ करते रहना चाहिए। नंबर 3 तेल डालकर धागा निकाल दें तथा 2 या 3 मिनट खाली मशीन चलाएं, इससे तेल पूरी मशीन में समा जाएगा। नंबर 4 बॉबिन से धागा टूटता रहता है, अतः चेक करें कि कहीं धागा न फंसा हो। नंबर 5 में मशीन में सुई अगर टेढ़ी लगी हो या बॉबिन में धागा फंसा हो तो सुई टूटती है, अतः इसे भी चेक करते रहें। नंबर 6 में है मशीन के अंदर लगी हुई सुई जंग लगी हुई ना हो। तो जितने भी पॉइंट्स हमने देखे ये किसके अंतर्गत देखे हैं फ्रेंड्स? ये हमने देखे हैं कि सिलाई मशीन की देखभाल किस तरीके से की जा सकती है। ये देखिए आप स्क्रीन पर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपके सिलाई किट में होना चाहिए, सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री, जिसको हम बोलते हैं कि जब भी आप किसी कपड़े की सिलाई करते हो उसके लिए कौन कौन से आवश्यक सामग्री, जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा, तो ये सब देख लीजिए। प्रेस स्टैंड है, कपड़ा नापने के लिए मीटर है, गोलाइयाँ वाली प्रतशाली गुनिया है, मिल्टन चौक है, टेलर्स कर्व है, ड्राफ्टिंग मेज, पेंसिल टेबल, छोटी कैंची, ब्रश, पानी का कटोरा, बिजली की प्रेस, धागा, बड़ी कैंची, हाथ की सुइयाँ, मशीन की सुइयाँ, अंगुस्ताना, गुनिया, कोयले की प्रेस, ये सारे ही जितनी सामग्रियाँ हैं ये सभी क्या होती हैं? सिलाई के लिए प्रयोग की जाती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक एक करके हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। पॉइंट्स देखने से पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आप देख लीजिए, इंच टेप किस प्रकार के प्लास्टिक से बना होता है? अभी हमने जस्ट पढ़ा। क्वेश्चन 2 कहता है सिलाई किट में स्क्वायर का क्या उपयोग है? क्वेश्चन 3 कहता है सिलाई के अन्य उपकरणों में क्या क्या शामिल है? बहुत सारे उपकरण के बारे में हमने पढ़े ना, तो अन्य उपकरणों में क्या क्या शामिल है आप बता सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कपड़ों का नाप। किसी भी व्यक्ति के वस्त्र तब तक ही आकर्षक लगते हैं जब वे उस व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अनुरूप हो। अतः सिलाई से पूर्व यह अति आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति का शारीरिक नाप लिया जाना चाहिए, क्योंकि नाप के अनुसार कटाई व सिलाई करने पर ही उपयुक्त वस्त्र बनता है। सही नाप लेने के निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1 वस्त्र बनाने हेतु आवश्यक कपड़े का अनुमान लगाना संभव हो सकेगा। नंबर 2 कपड़े के व्यर्थ होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। नंबर 3 सही नाप होने से वस्त्र फिटिंग के सिलते हैं। नंबर 4 उचित ढंग से नापे एवं सिले गए वस्त्र आकर्षक एवं सुंदर दिखाई देते हैं। नाप लेते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1 है व्यक्ति या महिला की पसंद के अनुसार ही वस्त्र ढीले या कसे हुए बनाने के अनुसार ही नाप लिया जाना चाहिए। नंबर 2 नाप लेते ही तुरंत डायरी या कागज पर लिखा जाना चाहिए। नंबर 3 शरीर के विभिन्न अंगों का नाप अलग अलग लेना चाहिए, जिससे फिटिंग
सही आए। नंबर 4, इंच टेप का सिरा बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए तथा नाप दाएं हाथ से लेना चाहिए। नंबर 5, नाप लेने वाले व्यक्ति को नाप देने वाले व्यक्ति की दाईं ओर खड़ा होना चाहिए। नंबर 6 कहता है नाप देने वाले व्यक्ति को समतल स्थान पर खड़े होना चाहिए। तो ये तो हमने 5-6 पॉइंट्स इसके बारे में देखे। नाप लेते समय ध्यान रखनी होगी कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उनके बारे में हमने देखा। आप देखते हैं शरीर के विभिन्न अंगों का नाप आप कैसे ले सकते हैं। नंबर 1 है लंबाई का नाप। जितना लंबा वस्त्र रखना है कंधे से घुटने तक सीधा इंच टेप रखकर नाप लेना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति के अगर आप वस्त्र की लंबाई का नाप ले रहे हैं, उस वस्त्र को जितना लंबा रखना है तो कंधे से घुटने तक सीधा इंच टेप रखकर नाप लेना चाहिए। नंबर 2 गले का नाप। नाप लेने वाला नाप देने वाले के सामने की ओर खड़े होकर इंच टेप को गर्दन के चारों ओर ले जाए तथा सामने से नाप ले। गले का नाप लेते समय फीते तथा गले के बीच में 1 अंगुली रखनी चाहिए। नंबर 3 छाती का नाप। वस्त्र की चौड़ाई का पता लगाने के लिए छाती का नाप लेना आवश्यक है, जिसके लिए इंच टेप को सामने से पीठ की ओर दोनों बगलों के नीचे निकालकर सामने से लाएं। छाती तथा फीते के बीच में 3 अंगुलियां रखनी चाहिए व अंगूठा बाहर की ओर रहना चाहिए तथा साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यक्ति ढीले कपड़े पहनता है तो सही नाप से थोड़ा अधिक नाप लिखना चाहिए। कि नहीं, कोई कोई होते हैं ना कि उनको एकदम फिटिंग का कपड़ा पहनना पसंद नहीं होता, थोड़ा बहुत शरीर से एकदम चिपका ना रहे और थोड़ा सा ढीला हो। तो अगर किसी का थोड़ा ढीला, उसकी फिटिंग से थोड़ा सा ढीला कपड़ा सिलना है तो क्या करना चाहिए, तो सही नाप से थोड़ा अधिक नाप लिखना चाहिए। अब चलते हैं पॉइंट 4 में, देखते हैं पॉइंट 4 क्या कहता है। कंधे का नाप। कंधे पुट का नाप बड़ा होने से कपड़े लटक जाते हैं, अतः नाप देने वाले व्यक्ति के पीछे खड़ा होकर नाप लेना चाहिए। जब भी कंधे का नाप लेना है तो जिसका नाप लेना है उसके पीछे खड़े होकर के कंधे का नाप लेना चाहिए। नंबर 6 कमर का नाप। कमर के चारों ओर इंच टेप घुमाकर सामने की ओर लाएं व इस प्रकार कपड़े के तीनों उंगलियां कमर पर फीते के अंदर की ओर रहे। नंबर 6 है आस्तीन का नाप। पूरी आस्तीन का नाप लेना हो तो कलाई तक नाप लीजिए तथा आधी आस्तीन बनानी हो तो पहनने वाले की इच्छा अनुसार नाप लें। मोहरी के लिए इंच टेप की कलाई के चारों ओर घुमाकर नापें। पॉइंट 7 कहता है बॉडी का नाप। नाप देने वाले व्यक्ति के पीछे खड़े होकर ऊपरी भाग कमर से नीचे तक नापना चाहिए। पॉइंट 8 है पायचे का नाप। पैंट पायजामा सलवार के लिए इच्छा अनुसार नाप लें। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, कि शरीर के विभिन्न अंगों का नाप कैसे ले सकते हैं। सपोज लंबाई का नाप, छाती का नाप, कमर का नाप, कंधे का नाप, बॉडी का नाप, पायचे का नाप, आस्तीन का नाप किस तरीके से लिया जा सकता है उसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट हम पॉइंट कवर करेंगे वस्त्र विशेष के लिए कपड़ा खरीदना। अलग अलग वस्त्रों के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, अतः कपड़ा खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। नंबर 1 है वयस्क एवं बच्चों दोनों का ध्यान रखकर कपड़ा खरीदें। बच्चों के लिए कम कपड़ा लगता है अतः उनके लिए कम कपड़ा ही खरीदना चाहिए, अन्यथा कपड़ा बर्बाद होता है। नंबर 2 एक जैसी आयु वाले 2 व्यक्तियों के वस्त्रों में भी अलग अलग अर्ज का कपड़ा लगता है। बड़े अर्ज वाले कपड़ों से आस्तीन निकालना आसान होता है। नंबर 3 वस्त्रों के नमूने के आधार पर कपड़ा खरीदना चाहिए। उदाहरण घेर वाली फ्रॉक बनाने में सादी फ्रॉक से अधिक कपड़ा लगता है। इसी प्रकार तंग सलवार में पटियाला सलवार से कम कपड़ा इस्तेमाल होता है। तंग सलवार जिसको आप बोलते हैं ना एंकल सलवार, एंकल पैंट भी बोलते हैं, फिटिंग का जो हम बनाते हैं तो उसको तंग बोलते हैं। ये तो हमने कुछ पॉइंट देखे किसके बारे में, वस्त्र विशेष के लिए कपड़ा खरीदना। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वस्त्र काटने से पूर्व ध्यान देने योग्य कुछ बातों के बारे में हम फटाफट देख लेते हैं। सही नाप के साथ साथ वस्त्रों की सुंदरता उसकी सही कटिंग पर निर्भर करती है। वस्त्रों को काटने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए वस्त्र काटने से पूर्व। नंबर 1 है कपड़ा काटने से पूर्व यह जांच ले कि कहीं कपड़े में तिरछापन तो नहीं है, क्योंकि यदि कपड़ा तिरछा हो तो सही फिटिंग नहीं आ पाती है।
था। निशान लगाने से पूर्व तिरछे कपड़े को निकाल दें। सिकुड़ने वाले कपड़े को काटने से पूर्व धोकर सुखाकर कटिंग करें। नंबर 2, जिन कपड़ों में सिलवटें या सिकुड़न आ जाती है या आने की संभावना रहती है तो ऐसे कपड़ों की धोने तथा प्रेस करने के बाद ही कटिंग करें। नंबर 3, कपड़ा काटते समय उसकी बनावट का ध्यान रखें। कपड़े में 2 प्रकार की अर्ज होती है, आड़ा तथा खड़ा। ध्यान दीजिएगा, कपड़े में 2 प्रकार की अर्ज होती है। कौन कौन सी? एक होता है आड़ा तथा दूसरा होता है खड़ा। किनारे वाले भाग से कपड़े की लंबाई लेने पर वह खड़ा कपड़ा होगा तथा अर्ज से लंबाई लेने पर कपड़ा आड़ा हो जाएगा। आड़ा सिला वस्त्र ना तो दिखने में अच्छा लगता है और ना ही उसकी अच्छी फिटिंग होती है। नंबर 4, कपड़ा काटते समय उसे समतल स्थान पर फैलाकर लिए गए नाप के अनुसार चौक से उस पर निशान लगाकर ही काटना चाहिए। इससे कंधे, मुड्ढे तथा गले की बनावट अच्छी होती है। नंबर 5, कपड़े पर निशान हमेशा उल्टी दिशा में मिल्टन चौक से लगाएं। ये निशान धुलने के बाद आसानी से चले जाते हैं। नंबर 6, वस्त्रों का नाप लेकर किसी पेपर पर उसकी ड्राफ्टिंग कर लें। इससे वस्त्र सही नाप के अनुसार बनते हैं। ड्राफ्टिंग से वस्त्रों का खाका तैयार होता है। नंबर 7 में देख लेते हैं, कपड़ा काटते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि सिलाई में दबने वाला भाग लेकर ही कपड़ा काटें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे खोलकर बढ़ाया जा सके। पैंट तथा कोट में इसकी आवश्यकता होती है। नंबर 8, कैंची को दाहिने हाथ से पकड़कर सीधा रखें और बिना रुके समान गति से कटिंग करें। रुक कर कैंची चलाने से कटिंग में सफाई नहीं आती है। तो ये तो हमने फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, वस्त्र काटने से पूर्व कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या वस्त्र सिलते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती, इस टॉपिक से हम अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मैंने पूरा का पूरा प्रयास किया है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपके क्लियर किया जाए, हैं कहीं भी कोई डाउट ना हो। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, आपके डाउट लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर क्लास समझ में आ रही हो, कुछ भी आपके काम का लग रहा हो, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।